दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पहली बार शेयर मार्केट में आता है और पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे ये समझ नहीं लगता कि वो कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे। तो सबसे अच्छा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करना। लेकिन जब नया व्यक्ति, नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स को देखता है, तो उसे समझ में ही नहीं आता कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड की, और एक एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है नए व्यक्ति के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए, कि किस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाए। और यहाँ पर व्यक्ति एक बहुत बड़ी गलती करता है, जिसकी वजह से 95% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं कमा पाते। वो गलती ये होती है कि लोग ये देख लेते हैं कि किस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न दी है, और उसी में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ये नहीं देखना होता कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये पॉइंट जब आप समझ जाएंगे, और साथ में जब मैं आपको 2-3 पॉइंट और समझाऊंगा, तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, सादे तरीके से समझाऊंगा कि आपको अपना पैसा किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि उस फंड को क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है। दोस्तों, होता क्या है कि जो शेयर बाजार है ना, वो साइकिल्स में चलता है। शेयर बाजार के अंदर अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्टील सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। इसके अलावा कुछ फंड होते हैं जो किसी थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे आजकल सब लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो ईवी है, ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कार बाजार जो है वो ग्रो करेगा। तो एक फंड हो सकता है कि जो सिर्फ ईवी से जुड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करे, तो ये एक थीमेटिक फंड हो सकता है। या फिर जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, उससे रिलेटेड कोई फंड हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को मिलाकर पूरा शेयर बाजार बनता है। और होता यह है कि सभी सेक्टर एक साथ ग्रो नहीं करते। जो सेक्टर्स होते हैं वो साइकिल्स में ग्रो करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर समय पर कुछ सेक्टर्स में अप ट्रेंड हो सकता है और कुछ सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद नया साइकिल जब स्टार्ट होगा, तो जिन सेक्टर्स में अप ट्रेंड होगा वो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में चले जाएं, और जिन सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड था वो सेक्टर हो सकता है अप ट्रेंड में चले जाएं। एग्जांपल आपको देता हूं कि कोरोना के टाइम पे सभी सेक्टर्स डाउन थे, लेकिन फार्मा सेक्टर अप ट्रेंड में था। और जब कोरोना वाली सिचुएशन नॉर्मल हुई, तो जो फार्मा कंपनीज थी उनमें अप ट्रेंड खत्म हुआ, और बाकी सभी इंडस्ट्रीज में अप ट्रेंड जो है वो चालू हुआ। तो शेयर बाजार हमेशा साइकिल्स में चलता है। आपने देख लिया कि एक फंड है, उसने 3 साल से अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि क्या वो एक सेक्टोरियल फंड है या वो एक थीमेटिक फंड है। तो अगर आपने ये नहीं देखा और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि वो एक साइक्लिकल मूव थी। पिछले 3 साल में वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आने वाले 3 साल में वो डाउन हो जाए आपके इन्वेस्ट करने के बाद, और कोई और सेक्टर चल पड़े। और ये भी हो सकता है कि आने वाले लंबे समय तक उस सेक्टर में कोई मूवमेंट ही ना हो। तो ये एक गलती लोग करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न फैक्टर देख लेते हैं कि इसने ज्यादा रिटर्न दी है। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सेक्टर आने वाले समय में भी चलेगा, और अगर चलेगा तो कब चलेगा। तो सबसे पहली बात, कहां पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो है सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड बुरे होते हैं, नहीं, इनमें पैसा लगाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक नया इन्वेस्टर नहीं पैसा लगा सकता, क्योंकि नए इन्वेस्टर का जो माइंड सेट होता है वो सही नहीं होता। वो बिल्कुल एक इग्नोरेंट होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है। हल्की सी अगर मार्केट में डाउन मूव आती है तो नए इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, पुराने इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उन्हीं लोगों को इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको नॉलेज है, नए इन्वेस्टर को नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे चलकर जो पॉइंट बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि हर सेक्टर में आप इन्वॉल्व होंगे। जो भी सेक्टर अप ट्रेंड में होंगे, जो भी थीम अप ट्रेंड में होगा, आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन किसी अलग तरीके से, इस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो नया इन्वेस्टर है उसको थीमेटिक फंड में, सेक्टोरियल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेना है। जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता होता
होता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, नए बंदे को पता नहीं होता। तो आप अपने हाथ जला लेंगे अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं फिर कहता हूं, फंड बुरे नहीं है, लेकिन जब तक आपको मार्केट में 10 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक आपको उन फंड्स में नहीं घुसना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने ये गलती नहीं करी तो आप बच जाएंगे नुकसान उठाने से। क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आपने किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट किया, उस सेक्टर की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, वो सेक्टर डाउन आ जाएगा और फिर आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड से तो पैसा नहीं बनता। तो म्यूचुअल फंड से तो पैसा बनता है, गलती आपने करी थी, आपको नॉलेज ही नहीं थी कि कहां पैसा लगाना है कहां नहीं। तो थीमेटिक फंड में, सेक्टोरियल फंड में पैसा नहीं लगाना। अब आपको बताता हूं आपको पैसा कहां लगाना है। लेकिन पैसा कहां लगाना है ये समझने से पहले आपको मार्केट का एक और स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर समझाया कि मार्केट साइकिल्स में मूव करती है। अब दूसरा सेक्टर समझिए। जो पूरा शेयर बाजार है वो बेसिकली 4 टाइप की कंपनी से बनता है: माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन हम यहाँ पर माइक्रो कैप को तो छोड़ देंगे, माइक्रो कैप के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ना ही आपको बात करनी है, ना ही आपको इनमें इन्वेस्ट करना है। तो आपके लिए 3 सेक्टर खुले हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट में 3 तरह की कंपनीज हैं: छोटी कंपनीज, मध्यम साइज की कंपनीज और बड़ी कंपनीज। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो ये समझना क्यों जरूरी है कि इन तीनों कंपनीज की चाल अलग होती है। किसी की चाल हाथी की चाल होगी और किसी की चाल घोड़े की चाल होगी और किसी की चाल खरगोश की चाल होगी। तो आपको समझना है इन तीनों कंपनीज के बारे में। तो ये 3 टाइप की कंपनीज हैं और इन कंपनीज के साथ 3 फैक्टर्स जुड़े हुए हैं: रिस्क यानी सेफ्टी, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है कि स्टॉक कितनी जल्दी ऊपर जाता है और कितनी जल्दी नीचे गिरता है। ऊपर नीचे जो होते हैं स्टॉक्स, वो कितना ज्यादा ऊपर होते हैं, कितना ज्यादा नीचे होते हैं, उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। जैसे एक स्टॉक है, वो जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, नीचे गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है। इसका मतलब कि उसकी वॉलेटिलिटी कम है। कोई स्टॉक है जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है और जब गिरता है तो बहुत जोर से गिरता है, इसका मतलब उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। और फिर इसके बाद आता है रिटर्न, कि किस टाइप की कंपनी में किस टाइप की रिटर्न आपको मिलती है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उदाहरण के लिए टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, रिलायंस हो गया, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टेड होता है इन कंपनीज का, लोगों का, इन्वेस्टर्स का, और इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। इन कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, यानी अगर ये बढ़ेंगे तो धीरे बढ़ेंगे, गिरेंगे तो धीरे गिरेंगे। दूसरा, इनमें रिस्क कम होता है। अगर रिलायंस को डूबना है तो रातों रात तो नहीं डूबेगी, कुछ महीने कुछ साल का समय लेगी। और इनमें रिटर्न कम होती है। रिटर्न क्यों कम होती है? क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी अपने सेक्टर का ज्यादातर शेयर लेकर के बैठी होती है, उसने मार्केट के ऊपर पूरा कब्जा किया होता है, यानी पूरी मार्केट उसने कैप्चर की होती है। तो वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, उसके ऊपर बहुत तेजी से ग्रो करने के चांसेस नहीं होते। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो कंपनी बढ़ेगी। लेकिन एक छोटी कंपनी होती है, उसने अभी मार्केट के ऊपर पूरा कब्जा नहीं किया होता, तो उसके लिए पूरी मार्केट खुली होती है, तो उसके लिए ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो छोटी कंपनी में हमेशा रिटर्न ज्यादा मिलती है। जैसे जब जियो नया नया आया था तो उस समय उसका कोई कस्टमर नहीं था। जितने भी मौजूदा कस्टमर थे वो एयरटेल के थे या आइडिया के थे या वोडाफोन के थे, जो भी कंपनी उस समय बाजार में थी उसके थे। तो एयरटेल ऑलरेडी ग्रो कर चुकी थी, एक बड़ी कंपनी थी। लेकिन जियो छोटे से शुरू किया था, कोई कस्टमर बेस नहीं था, तो जियो ने स्टार्टिंग के कुछ साल एकदम से तरक्की करी, एकदम से उसको रिटर्न मिला। लेकिन जब उसने पूरी मार्केट को कब्जा लिया, पूरी मार्केट उसने कैप्चर कर ली, अब ग्रोथ उसमें जो है वो उतनी नहीं होगी। तो जो नई कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, वही मल्टी बैगर कंपनी बनती है आगे चल करके, उसी में ज्यादा ग्रोथ मिलती है। और जो मिड साइज की कंपनीज होती हैं, उनमें ग्रोथ स्मॉल कैप से कम होती है और लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ उसमें होती है। तो ये जो अगर 3 कंपनीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप में रिस्क कम, वॉलेटिलिटी कम और रिटर्न भी कम। मिड कैप में रिस्क जो है वो लार्ज कैप से ज्यादा, वॉलेटिलिटी लार्ज कैप से ज्यादा, रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा। और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें रिस्क सबसे ज्यादा, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा और रिटर्न भी उसमें सबसे ज्यादा। तो इस पॉइंट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। अब आपको पैसा किस में लगाना है?
आपको पैसा क्या लार्ज कैप में लगाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं रिस्क की बात करता हूं। रिस्क फैक्टर, अगर आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो रिस्क के ऊपर आप क्रॉस कर दीजिए। रिस्क आपका सेम है, चाहे आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, मिड कैप में इन्वेस्ट किया या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड में तीनों में रिस्क आपका समान है। ये लोग ज्यादातर इस बात को समझते नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, वो तब होता है जब आप डायरेक्टली कंपनी का स्टॉक लेते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो आपका पैसा जल्दी डूब सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया होता है। आपको हैरानी होगी, मार्केट में कुछ ऐसे फंड हैं जो कि बेस्ट फंड हैं, और अगर आप उनका पोर्टफोलियो उठाकर देखेंगे तो लगभग 200 कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। एक कंपनी में आधा % के करीब, आधा से 1% के करीब उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर कंपनी डूबती है तो आधा % जाएगा आपका, या ज्यादा से ज्यादा 1% जाएगा। और जो फंड मैनेजर वहां पर बैठा है, जो इंडस्ट्री का टॉप फंड मैनेजर है, वो कंपनी को डूबने नहीं देगा। उसको हल्का सा जैसे ही भनक लगी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, वो निकल जाएगा और किसी दूसरी कंपनी में अपना पैसा शिफ्ट कर देगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो आपको रिस्क को अपने दिमाग में नहीं रखना कि रिस्क के बेस पे आप डिसाइड करो, क्योंकि रिस्क आपका इक्वल है, चाहे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क की जो मैनेजमेंट है वो फंड मैनेजर कर रहा है। तो रिस्क के बेस पे आपको डिसाइड नहीं करना। अब बात आती है वॉलिटिलिटी की। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले 20-25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वॉलिटिलिटी से डरना नहीं है। वॉलिटिलिटी आपकी फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है, तो वॉलिटिलिटी आपकी दोस्त बन जाती है। कैसे? कि जब गिरेगा तो बहुत जोर से गिरेगा, और जब बहुत जोर से गिरेगा तो बहुत कम पैसे पे मिलेगा आपको, बहुत सस्ता मिलेगा। जबकि लार्ज कैप उतना नहीं गिरेगा, लार्ज कैप आपको उतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो वॉलिटिलिटी आपकी दोस्त है अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो 70% तक गिर गया और लार्ज कैप 50% तक गिर गया तो आपको 70% में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि लोअर लेवल्स पर आपकी जब सिप जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो आपको बहुत सस्ते दामों पर अच्छी कंपनियों के शेयर मिलेंगे, और जब फिर वो बढ़ेगी तो फिर उसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी आपको। तो रिस्क को आपने कंसीडर नहीं करना, रिस्क ऑलरेडी टेकन केयर है म्यूचुअल फंड में। वॉलिटिलिटी से डरना नहीं है, वॉलिटिलिटी आपकी दोस्त है अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं। और तीसरी बात रही रिटर्न की, तो रिटर्न सबसे ज्यादा कहां मिलती है? स्मॉल कैप में मिलती है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए, थोड़ा मिड कैप में लगा दीजिए, थोड़ा लार्ज कैप में लगा दीजिए, डाइवर्सिफाई कर लीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लगभग 65% के आसपास पैसा ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। 100% पैसा आपका स्मॉल कैप में नहीं जाता, लगभग 65% पैसा आपका स्मॉल कैप में जाता है, और बाकी का जो 35% होता है वो मिड कैप में जाता है और लार्ज कैप में जाता है। ऐसा फंड हाउस इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी मिले, जब मार्केट गिरे उस समय एकदम से पैनिक ना फैल जाए। और 65% यानी ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में इसलिए होता है ताकि रिटर्न अच्छी मिले। तो जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलरेडी आपका पैसा तीनों सेक्टर्स में लग जाता है, लार्ज कैप में भी लग जाता है, मिड कैप में भी लग जाता है और स्मॉल कैप में भी लग जाता है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले उसका कच्चा चिट्ठा निकाल कर देखिए कि कितना % पैसा उसका स्मॉल कैप में है, कितना लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में है। तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। उसको अगर आप और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो फिर तो आपको रिटर्न ही बहुत कम मिलेगा। अगर आपने अपना 50% पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया, बाकी 50% मिड कैप और लार्ज कैप में लगा दिया, तो आप समझ लीजिए कि 60 से 70% पैसा तो आपने मिड कैप और लार्ज कैप में लगाया है, सिर्फ 30% ही स्मॉल कैप में लगा, तो फिर क्या रिटर्न आपको मिलेगी? ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी फिर आपको। तो इसलिए आपको वो फंड चूज करने हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। इससे ऑलरेडी आपका पैसा तीनों सेक्टर्स में बराबर बंट जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा तीनों सेक्टर्स में। मैक्सिमम अमाउंट आपकी स्मॉल कैप में रहेगी और 35% के आसपास आपका मिड कैप और लार्ज कैप में रहेगा। तो आपको सेफ्टी भी मिलेगी और आपको रिटर्न भी मिलेगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, और मैंने कहा था कि थीमेटिक फंड का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो स्मॉल कैप में आपको थीमेटिक फंड का बेनिफिट कैसे मिलता है? देखिए, स्मॉल कैप में अगर फंड मैनेजर ने 200 कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है तो वो किसी ना किसी सेक्टर को तो बिलोंग करती होंगी ना।
तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा ना जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। अगर इस समय ईवी सेक्टर ग्रो कर रहा है, स्टील सेक्टर ग्रो कर रहा है या डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वो उसी सेक्टर में पैसा लगाएगा ना। तो ऑलरेडी आपको जो थीमेटिक फंड है उसका बेनिफिट आपको ऑलरेडी इसमें मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ग्रोइंग सेक्टर में ही पैसा लगाएगा। जो सेक्टर डाउन ट्रेंड में है उसमें वो पैसा नहीं लगाएगा। तो इसलिए अलग से आपको थीमेटिक फंड में, सेक्टोरियल फंड में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा वहीं लगेगा जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो आई थिंक आप पॉइंट को क्लियर समझ गए। अच्छा, इसमें कुछ फ्लेक्सी कैप फंड भी होते हैं। फ्लेक्सी कैप में भी आप लगा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप का भी वही मतलब होता है कि फंड मैनेजर के ऊपर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसने कहां पैसा लगाना है। बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको फंड मैनेजर को खुला छोड़ना है। उसको ये नहीं बोलना कि आप सिर्फ ईवी में लगाओ जी, या आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ जी, उस तरीके से नहीं करना आपको। तो जब आप फ्लेक्सी कैप को चूज करते हैं तो वो भी फिर अपना पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में लगाता है अच्छी रिटर्न देने के लिए। हाँ, 2-3% रिटर्न जो है इसकी कम होती है स्मॉल कैप से। अगर स्मॉल कैप 20%, 21% दे रहा है तो हो सकता है ये 19% दे। इस तरीके से 1-2% का फर्क होता है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं, बस आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में नहीं लगाना। तो जब आपने फ्लेक्सी कैप में या आपने स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया तो समझ लीजिए पूरी शेयर मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया आपने। अब आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि किस कंपनी में जाएं और किस कंपनी का कौन सा फंड चुने। स्मॉल कैप में कौन सा चुने, एचडीएफसी का चुने कि किसी और का चुने, फंड हाउस कौन सा चुने। तो आपको क्या करना है, आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है, जिसे एयूएम बोलते हैं। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या मतलब है और क्यों देखना है? हमें यह देखना है कि मान लीजिए आप स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फंड कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है। फंड का मतलब कि किस फंड हाउस को लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। जैसे एक फंड हाउस है उसके पास 45,000 करोड़ का फंड है, एक फंड है उसके पास 25,000 करोड़ का फंड है, और एक फंड हाउस कंपनी है जिसके पास 5,000 करोड़ का फंड है। तो जो सबसे ज्यादा फंड मैनेज कर रही है कंपनी, जैसे 45,000 करोड़, 25,000 करोड़, उसके पास इंडस्ट्री के बेस्ट फंड मैनेजर्स होंगे। वो सबसे ज्यादा पे करेगी कंपनी अच्छे फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जो फ्रेशर फंड मैनेजर्स होंगे, नए नए होंगे, वो सबसे पहले छोटी कंपनीज में जाएंगे जहां एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी लोगों का पैसा कम है, उनको एक्सपीरियंस भी कम होता है। तो ऐसी जो फंड हाउस होते हैं वो कम रिटर्न देते हैं। तो हमें जाना है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है लोगों का। वो फंड मैनेजर जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और सिर्फ हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट ही नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है। तो जो सबसे पुरानी कंपनी है, मान लीजिए 10-10 साल पुरानी कंपनी है और उनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम ज्यादा है, उन फंड हाउस को और उन्हीं म्यूचुअल फंड को हमें सिलेक्ट करना है। तो जब आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे, एयूएम वाइज आप जाएंगे तो आप देखेंगे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया या निपॉन इंडिया हो गया। ये जो कंपनीज हैं ये सबसे पुरानी हैं और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है लोगों का। और आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो दी है। अब आपको रिटर्न कैसे चेक करनी है? मान लीजिए आपने 2 फंड हाउस सेलेक्ट कर लिए या 3 कर लिए और आप रिटर्न वाइज मान लीजिए कंपेयर करना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कंपेयर नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कंपेयर करना चाहिए क्योंकि जो पास्ट में हो चुका उससे हमें मतलब नहीं है, रिसेंटली जो हो रहा है उससे हमें मतलब है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मैंने अपना पैसा तो 10 साल के लिए देना है, तो मैं 3 साल के लिए परफॉर्मेंस क्यों चेक करूं? मैं तो ये देखूंगा ना कि अगर 10 साल पहले किसी ने पैसा दिया था तो उसका आज क्या रिटर्न मिली उसको, क्योंकि मुझे भी आने वाले 10 साल के लिए पैसा देना है। तो मैं 3 साल की रिटर्न क्यों चेक करूंगा? तो मैं पिछले 10 साल की रिटर्न चेक करूंगा, उस बेस पे अपना डिसीजन लूंगा। और यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ एक फंड हाउस के साथ जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्यों करनी है? मान लीजिए एक फंड हाउस में कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक्स होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, तो दूसरी बैंक के साथ उसको मर्ज कर दिया जाता है। एक बैंक के कस्टमर दूसरी बैंक में चले जाते हैं, उनका पैसा भी शिफ्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड हाउस में भी ऐसा ही होता है। अगर एक म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट को लगता है कि कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है, लोगों का पैसा सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो उसे फिर मर्ज कर दिया जाता है किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ। तो हमें पहले से ही अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर लेना है। मान लीजिए टॉप 3 फंड आ रहे हैं तो आप अपने पैसे को 3 हिस्सों में कर दीजिए और तो टॉप तीनों में लगा दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया मंथली लगाना है तो आप एक फंड में 4,000 लगा दीजिए, 2 में 3,000 लगा दीजिए, या 2 में 3500 लगा दिए, एक में 3,000 लगा दीजिए। इस तरीके से आप सिलेक्ट कीजिए 2 या 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज को आप सिलेक्ट कीजिए जिनके पास सबसे ज्यादा एयूएम है। एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उनके पास सबसे ज्यादा लोगों का पैसा है
जिससे वो मैनेज करते हैं। और 10 साल की आपको रिटर्न जो है वो चेक करनी है। आप चेक करेंगे स्मॉल कैप में आपको 19-20% के लगभग लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न जो है वो मिल जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पैसा नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, रिस्क, वॉलिटिलिटी और रिटर्न के फैक्टर को आप समझ गए होंगे, फंड हाउस को आप समझ गए होंगे, म्यूचुअल फंड की कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनीज में कैसे डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो आई थिंक अब आपका कोई सवाल बचना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।